छात्रों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आप लोगों के समक्ष में कक्षा 6 से 8 तक के विषयों पर प्रकाश डालेंगे गणित में। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा अनुपात और समानुपात। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि अनुपात कैसा होता है और समानुपात में जब होते हैं तो वो कैसे होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि ये समानुपात में है या नहीं है। तो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक में हमारा आता है अनुपात और समानुपात। ये ऐसा टॉपिक है जो लगा करके क्लास वर्क तो रहता ही है, उसके बाद में जब आप लोग आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें समानुपात का विशेष स्थान रहता है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जो हमारे छात्रों के छूट जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज जो है हमारे एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो तुम्हारी समझ में ना आए और भविष्य में तुमको जब पुनः पढ़ना पड़े तो याद आए कि यार सर का अगर हम ये सवाल समझ लिए होते तो बहुत अच्छा समझ में आता। तो आज हम आप लोगों को ये पहली तो बात यह है कि हम देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है भाग। जैसे दे दिया जाता है 1:2, इसका मतलब हो गया कि किसी एक भाग को हम दो भागों में बांटना। किसी एक वस्तु है, जैसे एक तरबूज है, उसको हम काट करके दो भागों में बांटें तो उसको हम 1:2 कहेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 मतलब 1:2। अब समानुपात क्या होता है। जैसे एक अनुपात समानुपात का रेशियो इस प्रकार से दो बिंदियां लगा करके माना जाता है। तो जैसे पहला दे दिया गया 1:2 और समानुपात 2:3। ये हमारा समानुपाती है या नहीं है, इस पर हम क्या देखेंगे कि हम बाह्य पदों की गुणा करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम बाह्य पदों की, बाह्य पदों का लिख दीजिएगा गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अगर ये दोनों पक्ष हमारे बराबर आते हैं तो ये पता चल जाता है कि हमारा जो दर्जा दिया हुआ है वो समानुपात में है। अब यहाँ पर जब हम इनकी गुणा करते हैं तो 2×2 होता है। नहीं, इसको हम रखेंगे बाहर। बाह्य पदों की गुणा करेंगे। पहले 1 को 3 से गुणा करेंगे और 2 को 2 से। बाहरी पद हमारे जो हैं वो ये हैं और मध्य पद ये हैं। तो बाह्य पदों की 3×3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखा हमने कि हमारे दोनों पक्ष जो हैं वो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आता है। इस प्रकार से ये हमारा समानुपात में नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा कोई दर्जा ले लेते हैं, जैसे कहते हैं 2:4 समानुपात 4:8। अब इनकी हम बाहरी पदों की गुणा, बाह्य पद हमारे ये हैं और मध्य पद ये हैं। तो जब हम गुणा करेंगे 2×8 और 4×4, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है और 4 चक्कू भी 16 होता है। दोनों पद हमारे बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों पक्ष समान हो जाते हैं तो ये हमारा जो दर्जा है ये समानुपात में होगा। इस प्रकार से हम अनुपात और समानुपात का आकलन कर लेते हैं कि हमारा समानुपात में दर्जा है या नहीं है। इसी प्रकार से अब दूसरा सवालों की तरफ लेकर के आपको चलेंगे। थोड़ा सा मिटा लें। एक सवाल आता है आप लोगों का, जैसे कहता है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है। सवाल लिखते हैं हम इधर 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है। तो बता रहा है कि 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। 10 कलमों का मूल्य ज्ञात करो। इस प्रकार से हमारा सवाल दे देते हैं। तो इसको हम दो
तरीके से लगा सकते हैं। एक तो एक एक नियम होता है, एक एक नियम आगे बताएंगे। आज हम समानुपात की तरफ चल रहे हैं। तो इसमें देखते ये हैं कि पूछा क्या जा रहा है। सवाल में देखा गया कि 6 कलमों का मूल्य जो है वो 24 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो भैया क्या पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है। तो 10 कलमों का मूल्य, तो जो चीज़ पूछता है उसको हम लिखते हैं दाहिनी तरफ। तो यहाँ पर लिख देते हैं मूल्य और इधर लिखते हैं कलम। अब भैया देखा तुमने कि कलम हमारे हैं 6 जिसका मूल्य है 24 रुपये, और फिर कलम है हमारे 10, तो मूल्य को हम यक्स मान लेते हैं कि जब 6 कलमों का मूल्य हमारा 24 रुपये दिया हुआ है तो 10 कलमों का मूल्य हमारा ज़्यादा ही होगा। और जब ज़्यादा होता है, मात्रा उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, जब ज़्यादा आएगी तो हम इधर एरो लगाएंगे कम की तरफ से। तो कम की तरफ से एरो लगा देते हैं, और ये वाला एरो ऑलरेडी ऊपर से नीचे को ही लगेगा। जिधर इधर तो हम मूल्यांकन करने पर लगाते हैं, लेकिन जो दाहिना पक्ष होता है उसका हमेशा एरो जो है नीचे को ही लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो एरो का पीछे का सिरा होता है वहाँ से हम इसका अनुपात रखते हैं। तो ये 6:10 हो गया, और फिर समानुपात में यहाँ पर आता है आपका 24:x। अब बाहर की हम गुणा करेंगे जैसा कि अभी आपको बताया था हमने, और फिर अंदर की गुणा कर लेते हैं। अब भैया इसको हम x से वैल्यू काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है 10 × 24 और बटे 6। अब देखो 6 × 6, 6 चौक 24, 10 चक्कू 40, तो 40 रुपये ये 10 कलमों का मूल्य आ जाता है। इस प्रकार से हम सवाल को हल करते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा सवाल आता है। पहली तो बात यह है कि एक ही बार में ये समझ लीजिए, आज मैं जो सवाल समझाऊंगा सबका तरीका सेम होगा, बिल्कुल ज़रा सा भी चेंजिंग नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पर तुमने देखा कि पूछ रहा था मूल्य, तो हमेशा मूल्य को हम दाहिनी तरफ लिखेंगे। जो मूल्य पूछे, वस्तु पूछे, व्यक्तियों की संख्या पूछे, श्रमिकों की संख्या पूछे, गेंदों की संख्या पूछे, तो जो चीज़ पूछता है उसको हम दाहिने लिखेंगे, और जो दोनों पक्ष दिए होते हैं उनको हम बाईं ओर लिखते हैं। इसी प्रकार से एक अगला सवाल आता है। अब तुम्हारा आता है अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है 5 मजदूरों की मजदूरी। सवाल देखिएगा, 5 मजदूरों की मजदूरी दी हुई है भैया 1250 रुपये, 1250 रुपये। तो कहता है कि 8 मजदूरों की रुपया है। फिर कहता है 8 मजदूरों की मजदूरी क्या होगी। तो यहाँ पर तुमने देखा, हमने जैसा कि बताया था अभी कि जो चीज़ पूछे उसको दाहिने लिखो। यहाँ पर देखो 5 मजदूरों की मजदूरी दी हुई है, ये 5 मजदूर हैं, ये मजदूरी है इसकी। अब 8 मजदूर हैं, इनकी मजदूरी क्या होगी। तो क्या पूछ रहा है, मजदूरी। तो मजदूरी हम यहाँ लिखेंगे मजदूरी, और इधर लिखेंगे हम मजदूर। मजदूर, अब मजदूर कितने हैं भैया, 5 हैं, इनकी मजदूरी है 1250 रुपये। अब मजदूर हैं आपके 8, तो इनकी मजदूरी यक्स मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि जब हमने मजदूर लगाए 5, तो आपको देना पड़ रहा है 1250 रुपये। जब 5 मजदूर आपने लगाए, अपने खेत में लगाए, या अपना मकान बनवाने के लिए लगाया, या ए टू जेड कोई भी कार्य करने के लिए जब मजदूर लगाए 5, तो आपको मजदूरी देनी पड़ी 1250 रुपये। अगर तुमने मजदूर लगा दिए 10, या मजदूर लगा दिए सवाल में है 8, तो 8 मजदूर जब लगाएंगे तो मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पर जब मूल्यांकन किया ज़्यादा आया, मात्रा आई ज़्यादा, तो हम एरो फिर लगाएंगे कम की तरफ से। ये कम की तरफ से हो गया। अब यहाँ पर ये वाला एरो तो ऑलरेडी नीचे को ही लगेगा। इस प्रकार से अब हम इसका अनुपात लिखते हैं। तो अनुपात का मतलब ये होता है
कि जब जो पूँछ होती है, एरो की जो पूँछ होगी पीछे का सिरा, वहाँ से अनुपात डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 5:8 और समानुपात 1250:x। अब हम बाहर की गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × x बराबर 8 × 1250। अब x की वैल्यू डालेंगे। जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 8 × 1250 और इसका बटा कर देते हैं भैया जो x के साथ गिनती होगी। 5 है, 5 डाल दो, 5 से इसको काटो, 5 × 5, 5 दूनी 10, बचा 2, हो गया 25, 55, 25, 0। 8 से 1250 की गुणा करेंगे हम तो 8 0 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 हासिल 20। तो 8 मजदूरों की मजदूरी जो आएगी वो 2000 रुपये आएगी। इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल लग जाता है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देखिएगा एक बार कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है तो 8 मजदूरों की मजदूरी क्या होगी। बहुत अच्छे से, बहुत ही साधारण तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम फिर से आपको दोहरा के बता रहे हैं कि जो चीज़ पूछता है उसको दाहिने लिखते हैं और जो दिया होता है उसको हम बाईं ओर लिखते हैं। तो मजदूर थे 5, मजदूरी थी 1250 रुपये। अब मजदूर लगाए आपने 8 तो मजदूरी देंगे ज़्यादा। तो जब ज़्यादा देंगे तो एरो कम की तरफ से लगेगा, शेष तो नियम आप जानते ही हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। ये अगला सवाल जो आपका है ये भी बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा भाई साफ़ करना पड़ेगा बोर्ड को, उसके बाद में हम आप लोगों की तरफ चलते हैं सवाल नंबर 3 को लेकर के। अगला सवाल नंबर जो 3 दिया हुआ है कहता है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य। ये 4 गेंद हैं आपके, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य जो दिया हुआ है वो भैया 12 रुपये दिया हुआ है, 12 रुपये। 12 रुपये है तो कहता है 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य। 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य क्या होगा। सवाल थोड़ा सा उससे हटकर है। पहले जो सवाल आपने 2 समझे हैं उन 2 सवालों में यहाँ पर थोड़ा सा अलग सवाल है। ये यहाँ पर कह रहा है 4 गेंद खरीदो या 3 कलम खरीदो, इनका मूल्य आपको 12 रुपये चुकाना पड़ता है। लेकिन आगे कह रहा है कि 6 गेंद और 6 कलम, मतलब यहाँ पर 6 गेंद भी आपने लिए हैं और 6 कलम भी लिए हैं, इनका मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर ना तो एक गेंद का मूल्य है ना एक कलम का मूल्य है। जब तक कोई भी वस्तु खरीदनी हो, अगर उसका एक का मान नहीं पता होगा तब तक आप उससे अधिक मात्रा नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम या तो गेंद बना लें या तो कलम बना लें। तो हम ऐसा करते हैं कि हम बना लेते हैं कलम। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 4 गेंद का मूल्य दिया हुआ है बराबर 3 कलमों का मूल्य, 3 कलमों का मूल्य ये बराबर है। तो इसलिए 1 गेंद का मूल्य जब निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और फिर यहाँ गेंद ले रहे हैं 6, तो यहाँ पर ले रहे हैं भैया 6 गेंद। तो 6 गेंद जब हम कलम बनाएंगे तो 6 × 3/4 हो जाएगा। अब देखो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, तो 3 तियाँ यहाँ हो जाता है 9/2, 9/2 कलम हो गए। अब 9/2 कलम है और 6 कलम है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 कलम प्लस 9/2
कलम, इनको हम जोड़ेंगे तो कुल कलम कितने बनेंगे? 2 छंग 12, 12 और 9 21। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इधर समझ लो। 6 + 9/2 इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 2, 1 दूना 2, 2 छंग 12 हो जाएगा, और प्लस 2 एकम 2, 1 9 9, 9 2 11, 1 1 2, 21/2। ये जो आया, इनको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ हमारा आता है 21/2 कलम। अब हम जैसा कि पहले सवाल में लिखे थे बिल्कुल वैसे ही लिखना है। पहले यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, इसको नोट कर लो। इसके बाद इसको हम साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद इसका आगे का सवाल बताते हैं, ठीक है? तो नोट करिएगा आप लोग। यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है मूल्य, तो यहाँ हम लिख देते हैं मूल्य, और इधर लिखेंगे कलम। अब हमें गेंदों से मतलब नहीं, क्योंकि गेंद 4 थे जिनको हमने कलम बना लिया था। अब यहाँ कह रहा है कि 3 कलमों का मूल्य जो दिया है वो है 12 रुपये। तो भैया 21/2 कलम बनाए गए ना, इनका मूल्य कितना होगा? नीचे भी इरेज कर देते हैं यहाँ पर। अब देखो, जब हमारे कलम थे 3 तो रुपया पड़ता था 12, और आज अब कलम बन रहे हैं 21/2, इसका मतलब 10.5, 10 मान लीजिएगा। तो 10 कलमों का मूल्य ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कम की तरफ से एरो लगाएंगे, और ये वाला एरो हमेशा नीचे को ही लगेगा। अब इनको हम अनुपात में डालेंगे तो वही क्रिया इसके पीछे की तरफ से लिखते हैं, 3:21/2 और समानुपात 12:x। अब बाहरी पदों की गुणा करेंगे तो 3 × x बराबर 21/2 × 12। फिर यहाँ निकालेंगे हम x का मान, तो यहाँ आएगा 21/2 × 12, और यहाँ ये x के साथ जो भी गिनती होगी वो बटा में आ जाएगी। तो 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12 हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो गया। 21 को 2 से जब गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। तो 42 रुपये होगा। 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य आएगा आपका 42 रुपये। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। ये सवाल हमारा पहले 2 सवालों से थोड़ा सा हटकर था। उम्मीद है इसको बहुत अच्छे से समझे हैं आप, और इसको लगाइएगा तुरंत। कॉपी और पेन अपने साथ हमेशा रखो और तत्काल इसको उतारो। उतारने के बाद अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 जो है वो भी थोड़ा सा और इंटरेस्टेड होगा, इससे थोड़ा सा और अच्छा होगा। जितने अच्छा आप लोग समझेंगे उतने अच्छा आप लोगों के समझ में आएगा, और जितने ज़्यादा समय देंगे हमको उतने ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। सवाल दिया हुआ है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। तो कहता है इसी प्रकार 2 × 10⁻3, यहाँ से लिखेंगे 2 × 10⁻3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब देखो भैया, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दिया है और 5 मिनट में वो पन्ने छापती है मशीन हमारी 200। लेकिन आगे कह रहा है कि 2 × 10⁻3, अर्थात ये पन्ने हुए कितने। तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। 2 × 10⁻3 इसका मतलब हो जाएगा 2 × 10 दहम 100 दहम 1000। 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके 2000 पन्ने बनकर तैयार हो गए। 2000 पन्ने बन गए। पूछ रहा है समय,
कह रहा है कि 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, तो 2 × 10 की पावर 3 पन्ने छापने में कितना समय लगेगा। तो भैया क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो हम समय को सबसे पहले इधर लिखेंगे दाहिनी ओर, और इधर लिख देते हैं हम पन्ने। तो पन्ने हैं आपके 200, समय लगता है 5 मिनट छपने में। अब पन्ने हैं आपके 2000, तो समय लगता है मान लेते हैं 100। यहाँ पर इनकी हम तुलना करेंगे तो तुलना में आता है कि 200 पन्ने छापने में आपको लगते हैं मिनट 5। तो 2000 जब पन्ने छापेंगे आप, तो आपको मिनट लगेंगे ज़्यादा, समय ज़्यादा लगेगा। तो जब ज़्यादा समय लगता है तो एरो हम कम की तरफ से लगाएंगे, और ये वाला एरो ऑलरेडी नीचे को ही लगता है। बार बार बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर मात्रा ज़्यादा आएगी, जब हम उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे तो ज़्यादा आएगी, तो जब ज़्यादा आती है तो कम की तरफ से एरो लगाते हैं। अब इसका अनुपात देख लीजिएगा, 200 अनुपात 2000 और समानुपात 5 अनुपात यक्स। फिर वही क्रिया बाहरी गुणा करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 200 × यक्स बराबर 2000 × 5। अब यक्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा भैया 2000 × 5 बटे 200। देखो ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो काट दो, आसान विधि है। 2 × 1 = 2 और 2 × 20। तो 5 से 10 की गुणा करेंगे भैया, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 50 मिनट। क्या आई? 50 मिनट। तो जब 2000 पन्ने उसको छापना पड़ेगा तो उसे 50 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल लग जाता है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया समझें। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देख लेना और इसको उतार लीजिएगा। हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए, आपको और अच्छे अच्छे सवाल देंगे। अब देखिएगा इसके आगे का जो सवाल होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कंपटीशन चाहे जो हो, हर कंपटीशन में समानुपात का सवाल अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, और यदि आपको समानुपात कंप्लीट तरीके से पता है तो आपको सवाल हल करने में ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। अब हम आपको ले चल रहे हैं कि एक परिवार के 4 सही 2/1/2 यूनिट, यहाँ पे राशन की बात आ रही है कि एक परिवार में 4 सही 1/2 यूनिट हैं। उनके राशन कार्ड पर 36 किलो उनको गेहूँ मिलता है, अनाज मिलता है, कुछ भी रख लेते हैं। और दूसरा परिवार जो है जिसमें 3 सही 1/2 यूनिट हैं कार्ड पर, तो उसको कितना गेहूँ मिलेगा। इस सवाल को देखिएगा, लिख रहा हूँ। एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। तो कहता है 3 सही 1/2 यूनिट, 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। ये है हमारा सवाल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनिट हैं जब इतने, तो उसको 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट कम हो गए तो उनको गेहूँ भी कम मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम गेहूँ, और यहाँ लिखते हैं यूनिट। तो पहले यूनिट दिए हुए हैं 4 सही 1/2, जब 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। गेहूँ है, इसको लिख देते हैं हम किलोग्राम में है।
ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है 3 सही 1/2 यूनिट हैं, तो इनका बनेगा x मान लेते हैं। तो यहाँ पर भैया ध्यान दो, 1/2 को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। कहते हैं कि 4 यूनिट है तो 36 किलोग्राम मिलता है। अगर 3 ही यूनिट होंगे तो हमें गेहूँ कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो ज़्यादा अनुपात कम करते हैं। तो ज़्यादा अनुपात जब कम करेंगे तो ज़्यादा की तरफ से एरो लगाएंगे और ये एरो ऑलरेडी नीचे को ही रहेगा। भैया यहाँ पर देखना ये है आपको कि इधर से ही समझा देता हूँ कि 4 सही 1/2 अनुपात 3 सही 1/2 और फिर आता है आपका समानुपात 36/x। तो इसको हम सही रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ लिखेंगे हम 9/2 और अनुपात 3 दूनी 6 और 1 7/2। फिर समानुपात करेंगे 36/x। अब बाहरी पदों की गुणा करेंगे तो 9/2 गुणे x और फिर करेंगे 7/2 गुणे 36। फिर हम निकालेंगे x बराबर 7/2 गुणे 36 और ये वाली संख्या इधर आएगी तो दर्जा पलट जाएगा भैया, ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है। अब काटेंगे 2 1 2 2 1 2 कट गया ना, और 9 1 9 9 चौक 36, तो 7 चौक 28। तो 28 किलोग्राम जो आया ये आपका 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर आपको गेहूं मिलेगा। इस प्रकार से ये हमारा अगला सवाल लग जाता है। अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। अनुपात और समानुपात का ये जो आपका टॉपिक है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे आप जितने भी कंपटीशन में जाएंगे अनुपात और समानुपात के सवाल 100% आपको मिलेंगे, बिल्कुल श्योर है, इसको कोई नहीं काट सकता। तो अब आगे का एक सवाल और दिया हुआ है, देख लीजिएगा उसको भी, बिल्कुल तुरंत बता रहे हैं, ज़रा सा भी हम एक भी मिनट आपका व्यर्थ में नहीं लेते हैं। इधर उधर की बातें बताने की आदत नहीं है हमें, हम सीधे सीधे आपके टॉपिक पर आते हैं और आपको जो भी हमें ज्ञान है उसे देने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा बवाल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सवाल पे ध्यान देना है, अपने टॉपिक पे ध्यान देना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना है। देखिएगा अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। तो कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहता है कि एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ये सवाल है। ये सवाल बहुत ही आसान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे एक ये खंभा है, इस खंभे को, यहाँ पर ये खंभा लगा हुआ है, ठीक है, इस खंभे को पार करने के लिए एक ये रेलगाड़ी जा रही है भैया, ये रेलगाड़ी है आपकी, ये रेलगाड़ी आपकी ये जा रही है, यहाँ से ये लाइन आपकी बनी हुई है और यहाँ पर ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी आपकी जा रही है। तो जब रेलगाड़ी जाएगी, ये रेलगाड़ी आपकी, हमने बिल्कुल रेलगाड़ी ही बना दिया, लो ये रेलगाड़ी जा रही है भैया, और ये खंभा आपका सामने आ गया। गाड़ी की जो लंबाई दी हुई है ये वाली, ये दी हुई है 315 मीटर। तो एक खंभा है, खंभे की कोई लंबाई तो है नहीं, तो गाड़ी जब यहाँ से इंजन क्रॉस करने के बाद में जब लास्ट वाला डिब्बा यहाँ पर क्रॉस करेगा, यूं से निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा।
लास्ट वाला डिब्बा जब यहाँ पर पहुँचेगा तब हमारी गाड़ी खंभे को पूरा पार करेगी, है ना। मैं जो समझाने का प्रयास करना हो उसको समझिएगा थोड़ा सा, कि जब ये गाड़ी इधर से चली और यहाँ इंजन पहुँचा तब ये गाड़ी खंभे को पार करना शुरू कर देती है। और जैसे ही पूरी गाड़ी पार कर जाती है, ये सारे इसके डिब्बे हैं, ठीक है। और इन डिब्बों में जब लास्ट वाला डिब्बा हमारा इस खंभे को क्रॉस करता है तब हम समझ जाते हैं कि हमारी गाड़ी पूरी इस खंभे को पार करके चली गई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि खंभे को पार करने में चली गई जो दूरी होगी वो गाड़ी की लंबाई होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी की लंबाई बराबर खंभे को पार करने में चली गई दूरी, ये बराबर होगी। तो गाड़ी की जो लंबाई है बेटा वो दी हुई है 315 मीटर। तो गाड़ी को जब खंभे को गाड़ी पार करेगी तो उसे 315 मीटर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर गाड़ी की जो चाल दी हुई है, जो गाड़ी की चाल दी हुई है वो चाल दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि जब गाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो उसको घंटों नहीं लगेंगे, उसको सेकंड लगेंगे। और यहाँ पर जो दूरी दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, तो गाड़ी की चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो गाड़ी की चाल को जब हम मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो इसको हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये बहुत आसान सा एक ट्रिक है हमारी। यहाँ पर हम 5/18 से इसको कर देते हैं भैया गुणा। तो 5×18 = 18 और 18 × 3 = 54। तो इस प्रकार से ये आ जाती है चाल 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई गाड़ी की चाल। अब खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, यहाँ लिखेंगे हम खंभे को पार करने में लगा समय बराबर। तो समय का तो आप लोग जानते हैं, एक सूत्र होता, फार्मूला होता है कि जब हम समय निकालते हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दूरी और बटे में चाल कर देते हैं। तो इस प्रकार से दूरी बटे चाल जब करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारी दूरी आई है वो है 315 और चाल जो आई है वो आई है 15 मीटर। तो 15 × 15 और काटेंगे 15 दूना 30 बचा 1, 15 हो गया, फिर 15 × 15। तो इसको केवल 21 सेकंड लगेंगे, 21 सेकंड लगेंगे भैया हमारे इस खंभे को पार करने में। गाड़ी द्वारा जब खंभा पार किया गया तो इसको केवल और केवल 21 सेकंड लगेंगे। इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में हम आपको इतना ही देंगे और अगला वीडियो कल बनाएंगे जिसमें हम इससे थोड़ा सा हट करके समानुपात की तरफ ले चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है और अच्छा, इससे और अच्छा समझने के लिए आप लोग हमारे साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो अन्य सवाल दिए हैं बीच बीच में मैं बता देता हूं, अगर वो समझ में आप लोगों के बेहतर नहीं आते हैं, जैसे सवाल को बीच में लगाया गया तो इसको काटा गया कैसे, और गुणा कैसे की गई, जोड़ा कैसे गया भिन्न वाला, और घटाया कैसे गया, तो इसके लिए आप हमारे पीछे वीडियो देख सकते हैं जो मैं डाल चुका हूं। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग अगर नहीं आता है तो आपको आगे के जितने भी सवाल आप लगाएंगे वो कोई सवाल आपके समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फिर भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं। अगर आप लोग जरा सा भी भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग में कमजोरी अपने को सोच रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं यार, लगा नहीं पा रहे हैं,
और किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पता चला आप हाई स्कूल हैं, इंटर पास हो चुके हैं, बीए कर चुके हैं और अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो किससे पूछें। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और हमारे पीछे जो जितने भी वीडियो में डाले हैं, हमने डाला है, वो सारे वीडियो आप आराम से धीरे धीरे करके देखिए और कॉपी पर नोट करिए, एक बार अपने आप लगाने का प्रयास करो। उम्मीद है आपको 2 या 3 बार देखने के बाद ही आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएंगे कि कभी भूलने का नाम नहीं लेंगे। तो आज का अपना वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं भैया। ओके, नमस्कार।